नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने की कीमतों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका के अच्छे रोजगार आंकड़ों से रिस्क सेंटिमेंट मजबूत हुआ है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। M6 पर सोने के दाम 48,000 के करीब हैं। चांदी में भी आज कमजोरी देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली से कीमतों पर दबाव बना हुआ है। लेकिन आगे सोने चांदी की चाल कैसी रहेगी, हाजिर बाजार में सोने की डिमांड कैसी आ रही है, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ CNBC टीवी 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता है, SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती और HDFC सिक्योरिटीज के तपन पटेल है। इस वक्त का कारोबार अगर आप देखेंगे गोल्ड सिल्वर में, तो गोल्ड आप देखिए 48,020 पर ट्रेड कर रहा है, 138 रुपए नीचे है। वहीं सिल्वर में भी आज के सेशन में हमने .5% की वीकनेस देखी और ये एग्जैक्टली 39,000 के लेवल्स के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन सबसे पहले एक आउटलुक ले लेते हैं गोल्ड पर। तपन, गुड मॉर्निंग। पहले तो आप बताइए, इन लेवल से 300-400 रुपए नीचे तक जाने की बातचीत हो रही है, तो क्या यहां पर भी अगर पोजीशन बनानी हो तो बेचकर चलना चाहिए छोटे मुनाफे के लिए? क्या आउटलुक एग्जैक्टली लेवल्स पर करना क्या चाहिए? जी, गुड मॉर्निंग दीपाली। मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म करेक्शन फेज है गोल्ड प्राइसेस के लिए, और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में गोल्ड में और भी करेक्शन आ सकता है। लेवल्स की बात करें तो स्पॉट मार्केट जो कॉमिक्स में है उसमें 1760 का जो लेवल है सपोर्ट लेवल, वो वहाँ तक प्राइसेस हम देख सकते हैं। अगर उसके नीचे ट्रेड हुआ तो 1740 के लेवल तक हम प्राइस को देख सकते हैं। अगर MCX के लेवल की बात करें तो डेफिनेटली 300-400 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ से दिखी जा सकती है। 47,900 एक सपोर्ट है, उसके बिलो अगर जाते हैं प्राइसेस तो 47,600 तक प्राइसेस जा सकते हैं। दूसरा जो सपोर्टिंग फैक्टर्स है यहाँ पे जो गोल्ड प्राइस को प्रेशर कर सकते हैं, वो एक है कि रुपये में हम लगातार दूसरे दिन आज स्ट्रॉन्ग ट्रेड दिख रहे हैं, तो उसका एक प्रेशर है। प्लस इंटरनेशनल मार्केट में भी जो रेजिस्टेंस था 70-90 वहाँ से करेक्शन आ रहा है, तो वो एक है। और 2 दिन में जो US और चाइना की तरफ से जो डेटा आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव थे, तो उसका प्रेशर हमने गोल्ड प्राइस के ऊपर देखा है। तो अगर ट्रेड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 48,150 के अराउंड MCX अगस्त में सेलिंग करनी चाहिए। 47,900 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 48,330 के ऊपर मेंटेन करके गोल्ड में काम कर सकते हैं। यानी कुछ बिकवाली की राय आज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 47,900 तक के सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर बनेंगे। सुरेंद्र मेहता अब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले तो क्या मांग दिख रही है अब यहाँ पर, और जिस तरह के इंपोर्ट नंबर्स के साथ हम काम कर रहे हैं महीना दर महीना, जहाँ पर हमने किसी भी महीने में 50 किलो से लेके और 10 टन 12 टन जैसे इंपोर्ट्स आते हुए देखे हैं हर महीने में, जो पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। आप ये नंबर्स कैसे देखते हैं सबसे पहले, और ऑन ग्राउंड अब डिमांड कैसी है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि आप बता रहे हैं कि इंपोर्ट का आंकड़ा धीरे एकदम ही कम होता जा रहा है। पिछले महीने का तो आंकड़ा सिर्फ 11 टन का है। अप्रैल महीने में मुश्किल से आधा टन माल ही इंपोर्ट हुआ था। तो ये बहुत ही एक स्थिति है जिसमें जितने भी ज्वेलर्स हैं वो अपने स्टॉक को लेकर ही काम करना चाहते हैं। किसी नई एडिशनल इन्वेंट्री पाइलअप की जरूरत उनको महसूस नहीं हो रही है। हमने रिसेंटली एक छोटा सा सर्वे भी करवाया है, और उस सर्वे के मुताबिक हमें इतना पता चल रहा है कि फिलहाल जो रिटेल मार्केट में जो डिमांड है ज्वेलरी की, वो 20 से 22% के बीच में डिमांड है। सिटी वाइज ये थोड़ा सा वेरी करता है, कहीं पर 30% भी डिमांड है और कहीं पर 15% भी डिमांड है, मगर एवरेज डिमांड 20 से 22% तक की आ रही है। तो इसी वजह से इंपोर्ट बिल्कुल कम हो रहा है। लोगों के क्यों लोग नई इन्वेंट्री बाय इसीलिए नहीं करना चाहते ज्वेलर्स, क्योंकि उनके पेमेंट साइकिल का इश्यू बनता है उसकी वजह से। तो फिलहाल मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही क्रूशियल सर्कल में फंस गए हैं। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट के US के डेटा अच्छे आ रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले रोज भी ये 2 लाख केसेस के ऊपर हो गए थे। तो ग्लोबली ये एक विशेष सर्कल में हम फंस चुके हैं। मार्केट पूरा डायरेक्शन लेस हो चुका है कि मार्केट किस तरफ जाएगा ये पता ही नहीं चलता है, तो रुपी उसमें और ज्यादा परेशानी कर रहा है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। 3 महीने के हाईज पर यहाँ पर रुपया आया और हमने 75 के लेवल्स फाइनली यहाँ पर निकलते हुए देखे हैं। तो सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं इंपोर्ट यहाँ पर नहीं हो रहा, जो करंट इन्वेंट्री यहाँ पर ज्वेलर्स के पास पड़ी है वो यहाँ पर ये बेच रहे हैं। वो भी हम समझते हैं कि कहीं कहीं डिस्काउंट्स पे भी यहाँ पर काम हो रहा है। पिछले 3 हफ्ते में तो एटलीस्ट यही विटनेस किया गया है। तो किस तरह की बिकवाली है? क्या ये जाके आगे बेटर होगी? क्या इन्वेंट्री यहाँ पर ज्वेलर्स बढ़ाने वाले हैं आगे जाके? कैसे इंडस्ट्री आने वाले 2-4 महीने को देखती है?
देखिए, इंडस्ट्री में दो अच्छी बातें हो रही हैं। एक तो जो भी है गोल्ड के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए जिनके पास भी खुद की इन्वेंट्री है उनको कोई किसी प्रकार का फाइनेंशियल क्रंच नहीं है। जो दूसरी बात है, एक नया हमने देखा है कि पर सुरेंद्र जी, हम यूजुअली देखते हैं कि जब ज्वेलर्स अपना इन्वेंट्री बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, तो वो टोटली उस इन्वेंट्री को फिर कवर अप कर लेते हैं। ये पूरा जो काम है वो इसी हिसाब से चलता है। क्या वो अब यहाँ पर मिसिंग है? बिल्कुल मिसिंग है, यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल मिसिंग है। वो अपनी पुरानी इन्वेंट्री को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके लिए जो उनको फाइनेंशियल बर्डन लेना पड़ेगा, तो आगे जब स्थिति साफ नहीं है तो नेचुरली वो ज्वेलर्स वो करना नहीं चाहता। लेकिन एक जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक नया इन्वेस्टर वर्ग है जो इस इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित हुआ है। यदि आप पिछले 3 महीने के आंकड़े देखें तो हमने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड 6.7 टन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बेच दिया है, और उसके सामने आप ये कंपैरिजन कीजिए गोल्ड की इंपोर्ट के फिगर्स का। तो ये जो नया इन्वेस्टर वर्ग है ये दूसरे गोल्ड प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होता जा रहा है। धीरे धीरे जब वो ज्वेलरी की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि ज्वेलरी मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, तो यहाँ के नंबर्स और बेटर होते जाएंगे। ज्वेलरी का भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल जो ये रूपी के अप्रिसिएशन की वजह से थोड़ा सा इसमें परेशानी आ रही है। सुरेंद्र जी, एक नंबर आपसे फिर से जानना चाहती थी। कितना गोल्ड फंड, सॉवरेन गोल्ड फंड की बिकवाली हमने अब तक आते हुए देखी है इस साल में? क्योंकि ऑलरेडी हम 3 ट्रांचेस यहाँ पर होता हुआ देख चुके हैं। फर्स्ट ट्रेंच में अप्रैल महीने में 1.77 टन, मई महीने में 2.54 टन और जून के महीने में 2.38 टन, लगभग 3000 करोड़ के आसपास टोटल सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का सेल हुआ है। जी, चलिए शुक्रिया सुरेंद्र जी, ये पूरा आउटलुक समझाने के लिए। और अभी स्थिति क्या है, तो ये तो क्लियर है कि जो डिमांड आ रही है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड आ रही है, ज्वेलरी डिमांड फिलहाल नहीं आ रही है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हैं कि धीरे धीरे ज्वेलरी डिमांड भी रिवाइव करेगी। वरना आपका आउटलुक क्या है गोल्ड सिल्वर पर इन लेवल्स पर? दीपाली, जिस तरीके से 1800 से ऊपर गोल्ड गया वहाँ पे, और फिर एक करेक्शन मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा इंप्रूव हो रहा है और साथ में एक वैक्सीन ऑप्टिमिज्म जो है वो मार्केट में अलग से एक ट्रिगर है। इंडिया ने भी अभी दिया है तो रुपये भी अप्रिशिएट हुआ, और साथ में हम लोगों ने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट आई है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वैल्यू बाइंग से पहले यहाँ पे एक बार 70, 60, 70, 50 एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट जोन है, वहाँ तक गोल्ड यहाँ पे ट्रेड करेगा। और इंडियन मार्केट में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ ट्रेड हो सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है 47,600 से 47,700 तक प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अपसाइड मूव से पहले यहाँ पे हम हल्का करेक्शन आते हुए देख सकते हैं, बट जो मेजर ट्रेंड है वो अभी फिलहाल अपसाइड का ही है। ठीक है, तो ये इमीडिएट स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है, लेकिन हाँ लॉन्गर टर्म आउटलुक तो पॉजिटिव है ही। 47,700 के टारगेट्स के लिए सेल पोजीशंस बना सकते हैं। इसके अलावा क्रूड पर एक नजर डाल लेते हैं, वीकनेस है यहाँ पर और ये 0.1% के आसपास नीचे कारोबार कर रहा है। 15 जुलाई को जो ओपेक की बैठक होनी है उस पर तो नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो इन्वेंट्री घटी है अमेरिका में उससे सपोर्ट जरूर मिला है, लेकिन डिमांड कंसर्न्स अभी भी हैं। तपन, क्रूड पर क्या करना चाहिए, क्या आउटलुक है? रेंज में ही काफी समय से फंसा हुआ है, अभी 3,000 के आसपास कारोबार कर रहा है, क्या करें इन लेवल्स पर? जी, क्रूड ऑयल की बात करें तो आई थिंक WTI क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो $40 के ऊपर सस्टेन होने में काफी उसको दिक्कत हो रही है, तो उसके हिसाब से जो अपसाइड है वो लिमिटेड रही है। दूसरे जो ओवरऑल जो फैक्टर्स है, जो मिक्स फैक्टर है, क्योंकि एक तरफ डिमांड के कंसर्न्स है क्योंकि वायरस केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली यूएस की बात करें तो लगातार 3 दिन में 50,000 के केसेस की रजिस्ट्री हुई है, तो वो एक कंसर्न है डिमांड रिकवरी के लिए। और दूसरा जो है जो सपोर्ट कर रहा है प्राइस को फर्म रेंज के लिए, तो वो है कि यूएस की इन्वेंट्रीज जो है वो डिक्लाइन हो रही है, प्लस डेटा जो पॉजिटिव आ रहे हैं और ओपेक प्लस के जो आउटपुट कट्स के जो इफेक्ट है वो एक स्ट्रांग है। तो उसके हिसाब से क्रूड ऑयल प्राइस में अभी फिलहाल 36 से $40 की रेंज जो है वो बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि $40 के ऊपर जो ट्रेड होगा तो ही प्राइस में स्ट्रांग रैली वापस आ सकती है $48 तक। अगर M6 के लेवल की बात करें तो 3,160 के जो लेवल है वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर प्राइस निकलते हैं तो 3400 के लेवल हमको M6 में दिख सकते हैं। सपोर्ट फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है 2780 का मेंटेन होना चाहिए क्रूड ऑयल के लिए।
मेटल्स की भी अब यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि हल्की सी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। जो डेटा आए हैं वो पॉजिटिव है क्योंकि यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा काफी पॉजिटिव था। इस हफ्ते हमने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स भी काफी बेहतर आते हुए देखे हैं। लेकिन जो ये कोरोना वायरस के केसेस हैं यूएस में जो बढ़ते हुए नजर आए हैं उसका क्लियरली असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखा है और अच्छी खासी परफॉर्मेंस इस हफ्ते में देने के बाद आज यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तपन, यहाँ पर अब क्या क्यूज हैं, क्या ऊपरी स्तर पर आप भी यही राय देंगे कि मुनाफा वसूली करके निकल जाना चाहिए? जी, स्पेशली कॉपर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ से करेक्शन आ सकता है। तो अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस लेवल से मुझे डाउन साइड में 456 के लेवल कॉपर में आते हुए लग रहे हैं। तो वहां तक करेक्शन लग रहा है, वहां से वापस से बाइंग आ सकती है। तो बेस मेटल्स ओवरऑल करेक्शन आ सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टडी रिकवरी डेफिनेटली आने वाले महीनों में हमको देखने को मिलेगी। स्पेशली कॉपर 465 के जो लेवल है कॉपर के, वो अगर ब्रेक होते हैं तो 480 के लेवल हमको आते हुए दिख सकते हैं। और अगर ट्रेड की बात करें तो मुझे लग रहा है निकल शॉर्ट टर्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड है, बिकॉज चाइना में जो स्टेनलेस स्टील की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे जो फैक्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं, तो उसका दबाव प्राइस, उसका सपोर्ट प्राइस को मिल रहा है। तो निकल में 975 के लेवल से बाइंग की जा सकती है, 990 का टारगेट रहेगा और 968 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके निकल में बाई की जा सकती है। तो 990 के टारगेट के साथ निकल में खरीदारी कर सकते हैं। और आज अगर आप तमाम बेस मेटल्स को देखेंगे भी तो निकल एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 0.5% ऊपर है। अदरवाइज कॉपर में प्रॉफिट बुकिंग है, एल्यूमिनियम भी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेड में भी 1/4% नीचे कारोबार हो रहा है। आपका कन्विक्शन किस बेस मेटल पर है वंदना? कोई स्ट्रैटेजी आपकी ओर से? मुझे लग रहा है यहाँ पे दिवाली की कॉपर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है और नीचे की तरफ प्राइसेस हम यहाँ पे एक बार 455 तक भी आते हुए देख सकते हैं। एक पॉजिटिव मोमेंटम इससे भी आया था कि बीएचपी बुलेटिन चाइल में उन्होंने कहा था कि 14 डेज हम स्ट्राइक पे जा सकते हैं कोविड-19 सिचुएशंस को लेके, तो उसकी वजह से एक ऑप्टिमिज्म आया था कि सिचुएशन फिर से टाइट हो सकती है सप्लाई साइड की। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब डेटा जो पॉजिटिव है उसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं आ गया, क्योंकि सेलर्स तैयार है, बायर्स यहाँ पे है नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि चाइना में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग था वो हुआ है, लेकिन यहाँ पे बायर्स यहाँ पे नहीं है मार्केट में। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कॉपर, लेड और जिंक, 3 कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, जहां पर कुछ बहुत दबाव बेस मेटल्स पे बरकरार रह सकता है। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर खरीफ की बुआई की, एग्री कमोडिटीज में क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए और कैसे रह सकते हैं आगे भाव।